नमस्कार मित्रों, आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करने वाले हैं। राजवंश जयपुर घराने का कछवा वंश का संबंध मीणाओं से क्या था, मीणा जनजाति से क्या संबंध है, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर के आपके लिए आए हैं। इससे पहले कि आपको ये वीडियो देखने का मौका मिले और आप इस वीडियो को देखें, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितने लोग देखते हैं उस हिसाब से हमारा सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम मीणा जनजाति के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं मीणा जनजाति के विषय में चर्चा करने के लिए। जैसा कि हमने जयपुर राज्य के विषय बसने वाली जो मीणा जनजाति है, वो किसी ज़माने में राज्य करते थे। जयपुर के अनेक क्षेत्रों में इनका शासन था और ये जन्मजात सैनिक थे। ये अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। इनका जयपुर ज़िले में अनेक जगह पर शासन था। सैकड़ों वर्षों तक मीणा के जनपद रहे। ऐसा करते करते धीरे धीरे एक बार टाड के अनुसार, कर्नल जेम्स टाड के अनुसार 10वीं शताब्दी में विषय में हम चर्चा करते हैं। कर्नल जेम्स टाड के अनुसार नरवर ग्वालियर के शासक थे सोडा राव, और सोडा राव की मृत्यु हो गई थी तो उसके छोटे भाई जो थे वो शासक बने। तो सोडा राव की जो पत्नी है वो अपने पुत्र दुले राय को लेकर के नरवर से प्रस्थान कर जाती है और खोगंग के मीणाओं के शासक आलन सिंह के पास शरण के लिए पहुंचती है। जब आलन सिंह को इस बात का पता चलता है कि दुले राव के वंश के विषय में पता चलता है, तो आलन सिंह जो है दुले राव को अपना भाई मान लेता है और उसकी माँ को अपनी बहन बना लेता है। जब दुले राव बड़ा होता है, समझदार होता है, तो वह अपना स्वयं का राज्य बनाना चाहता है, अपने स्वयं के राज्य को स्थापित करना चाहता है। धीरे धीरे उसने अपना एक संगठन बनाता है और संगठन बनाने के साथ साथ आलन सिंह और उसके सहयोगी जो मीणे हैं वो दीपावली के दिन एक तालाब के किनारे पितरों को जल तर्पण कर रहे थे। तो उसी समय दुले राव अपने साथियों के साथ आलन सिंह और उसके सैनिकों पर टूट पड़ता है। इसी के दौरान आलन सिंह और उसके 1500 लगभग सैनिक जो हैं मारे जाते हैं। मीणों की स्त्रियां जो थी वो अपने पतियों के साथ में सती हो जाती हैं और उनकी छत्रियां आज भी देवली खोगंग के निकट पाई जाती हैं। तो दुले राव खोगंग पर अधिकार कर लेता है और ढूंढार में एक कछवा राज्य की नींव डालता है। इसके बाद दुले राव बहुत से राज्यों को हरा करके अपने राज्य में मिला लेता है। धीरे धीरे उसका उत्तराधिकार जो है, धीरे धीरे उसका राज्य जो है बहुत विस्तार में बढ़ता जाता है। और दुले राव की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे कोकिल और मैकुल, वो भी ढूंढाड़ में गैटोर, आमेर, जोटवाड़ा आदि के जो मीणा जनपद थे उनको समाप्त कर देते हैं और कछवा राज्य में मिला लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये कछवा राज्य मिल जाते हैं तो ढूंढाड़ में मीणों का जो शासन है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है और कछवा शासक बन जाते हैं। एक लंबे समय के बाद मीणों के बड़े वर्ग की स्थिति ये स्वीकार नहीं होती है कि वे राज्य नहीं करें और अपने आप को एक किसी का सेवक माने, तो ये उनको स्वीकार नहीं होता है और ऐसी शासन व्यवस्था को वो चुनौती देने लगते हैं। कछवा शासकों ने इन्हें संतुष्ट करने के लिए इनके खेती योग्य जो कृषि भूमि थी उनको आवंटित कर दी। फलतः अधिकांश मीणे खेती करने लगे और इन्हें जमींदार मीणों के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे राज्य के उस वर्ग ने जो अभी तक लड़ाई में संघर्षरत था, जिसने अभी तक स्वीकार नहीं किया था, अपनी सत्ता से समझौता नहीं करना चाहता था, वो शांति व्यवस्था की उसको कछवा वंश के द्वारा उन्हें शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी गई कि राज्य में आप शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, और वो मीणे चौकीदारी करने लगे। इसीलिए उनको चौकीदार मीणा कहा जाने लगा। धीरे धीरे वो गांव में चौथ वसूली करने लगे और चौकीदार मीणे कहलाने लगे। यहीं से मीणों का पतन की शुरुआत होती है। अब मीणाओं के पास में जब कोई भी क्षेत्र में डकैती होती थी या चोरी हो जाती थी तो उसके लिए जिम्मेदार चौकीदार मीणाओं को ठहराया जाता था और उनसे अगर वो माल बरामद नहीं होता था तो चौकीदार मीणाओं से उसकी एवज में वसूल किया जाता था। इस कीमत को कानून दादरशी के अंतर्गत मीणाओं से वसूल किया जाता था।
मीणे अपने ऊपर डाले गए दंड को क्षतिपूर्ति करने के लिए चोरी डकैतियाँ करने लगे और धीरे धीरे वो अपराध प्रवृत्ति में लिप्त हो गए। राज्य के कई जागीरदार भी चोरी और डकैतियों में मीणाओं का सहयोग लेने लग गए थे। ऐसी स्थिति में मीणाओं में पूरी तरह से अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला और राज्य में चोरी, नकजबनी, लूटमार आदि वारदातें बढ़ जाती हैं। भारत सरकार सन 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करती है और जयपुर राज्य ने भी इस कानून को चाहे मीणों को एक जयराम पेशा मानकर हर मीणा परिवार के बालिग स्त्री पुरुष को ही नहीं बल्कि 12 वर्ष से उम्र के अधिक बड़े बच्चे को भी निकटतम पुलिस थाने में हाजिरी देनी होती थी, उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होती थी और दैनिक हाजिरी देना उनके लिए आवश्यक कर दिया गया था कि प्रतिदिन वो थाने में हाजिरी देंगे तभी उनको माना जाएगा कि वो किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है। इस बात को मीणाओं के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा और उन्होंने इसके लिए एक मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना की। कुछ वर्षों बाद इस संस्था का समाप्त हो गई, लेकिन इसी बीच 1930 में जयपुर राज्य ने अपना स्वयं का जयराम पेशा कानून लागू कर दिया। तो ये जयपुर रियासत में लागू हुआ और इसकी वजह से पुलिस ने उक्त कानून की वजह से इनकी हाजिरी लेना का प्रावधान कर दिया और प्रावधानों का कठोरता से पालन करवाया गया। मीणाओं में असंतोष बढ़ गया। तभी 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा की स्थापना होती है। उक्त सभा ने जयपुर सरकार के जयराम पेशा कानून को रद्द करने की मांग की, लेकिन उनकी ये मांग अस्वीकार नहीं की गई बल्कि उन्हें साम दाम दंड भेद से इस संस्था का विघटन भी करवा दिया गया। फिर इसके बाद अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में नीम का थाना में मीणों का एक बड़ा सम्मेलन होता है और जयपुर राज्य के मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना होती है और ये समिति के अध्यक्ष जो हैं बंशीधर शर्मा को बनाया जाता है, मंत्री श्री राजेंद्र कुमार और संयुक्त मंत्री जो है श्री लक्ष्मी नारायण जरवाल को बनाया जाता है। समिति में 3 सूत्र कार्यक्रम रखे गए। सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करा जाएगा। दूसरा नंबर था जयराम पेशा और दादरसी जैसे कानून को रद्द करवाने के लिए आंदोलन किया जाएगा और तीसरी बात थी चौकीदार प्रथा को समाप्त किया जाएगा। इस सम्मेलन मीणा जाति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और मीणाओं ने मीणा सुधार समिति को समर्पित भावना से एक और जहाँ सुधार की दिशा में समाज ने कदम उठाए थे, वहीं दूसरी ओर जयपुर प्रजामंडल के सहयोग से राज्य भर में जयराम पेशा कानून जो है उसे रद्द करने के लिए दबाव डाला गया था, जिसमें कई युवकों ने चोरी न करने, शराब छोड़ने की सौगंध ली थी और अनेक मीणों डाकुओं ने राज्य भर में जो आतंक फैला हुआ था, क्योंकि उस समय मीणाओं का आतंक था, अनेक डाकू थे तो उनका आतंक फैला हुआ था। राज्य सरकार उनकी गिरफ्तारी के लिए इनामी इश्तिहार दे चुकी थी, लेकिन वो पकड़े नहीं जा रहे थे। ऐसे डाकुओं में कुछ नाम हैं जिनमें जमुना, सूजा, लाजिया, रणजीता, ये खूंखार प्रकृति के डाकू थे। ऐसे कई मामलों में पुलिस चोरी का माल बरामद करने में असफल रही। समिति के माल बरामद करवा कर संबंधित व्यक्तियों को सुपुर्द करवाया। इससे यहाँ तक बनी कि अब चोरी के कई जिम्मेदार व्यक्ति संस्थाएं पुलिस की बजाय समिति को शिकायत करने लगे थे। समिति के जयराम पेशा कानून रद्द करने की मांग के संबंध में सरकार की तरफ से कोई आशाप्रद उत्तर उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में समिति ने अप्रैल 1945 में श्री माधोपुर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें राज्यव्यापी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया और लक्ष्मी नारायण झरवाल को आंदोलन का संयोजक नियुक्त किया गया। उसी समय प्रजामंडल के नेता सर्वश्री देशपांडे, रामगढ़ जोशी, ताड़केश्वर शर्मा, नरोत्तम जोशी ने भी इसमें भाग लिया। तो तत्कालीन जो सरकार थी उसने झरवाल को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें काट में रखकर बहुत यातनाएं दी जाती हैं। इससे
मीणा जनजाति में बहुत असंतोष पैदा होता है और बहुत अलग प्रतिक्रिया मिलती है। जगह जगह पर सभाएं होती हैं। झरवाल इसी के दबाव में 17 मई 1945 को झरवाल को रिहा कर दिया जाता है। 31 दिसंबर 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में होता है। इस परिषद में एक प्रस्ताव जयराम पेशा कानून रद्द करने और मीणाओं पर हाजिरी की जो प्रतिबंध है, प्रतिदिन हाजिरी देने का थाने में, उसको हटाने के लिए जोर दिया गया, इसकी मांग उठाई गई। इस परिषद के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू ने भी मीणों पर लगे प्रतिबंधों की निंदा की। पिछड़ी जाति के मसीहा ठक्कर बापा ने जयपुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को भी एक पत्र लिख करके भेजा, जिसमें जयराम पेशा कानून को समाप्त करने के लिए कहा गया, उसकी सलाह दी गई। इसके परिणाम स्वरूप 4 मई 1946 को कानून दादर से खत्म कर दिया गया। लेकिन 3 जुलाई 1946 को एक घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई कि अब सब मीणों को जयराम पेशा कानून के अंतर्गत रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। अर्थात जयराम पेशा कानून के अंतर्गत सभी मीणाओं को इनका नाम दर्ज नहीं होगा और ना ही इन्हें प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होगी। और जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया है, जैसे नाबालिग बच्चे हों, महिलाएं हों, तो उन्हें हाजिरी देने की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसा इन्होंने एक नियम निकाला। उसी समय 20 जुलाई 1946 को मीणा सुधार समिति ने मांग की कि सब मीणों के नाम जयराम पेशा रजिस्ट्री काट दिए जाएं और गत 10 वर्षों में जिसने भी कोई अपराध नहीं किया है उसे भी इस रजिस्ट्री में नाम एंटर नहीं किया जाए। जिन्होंने 5 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया हो, भविष्य के लिए उनकी नेक चलन जमानत दिलाने को तैयार हो, जयराम पेशा रजिस्ट्री काट दिए जाए। तो समिति ने घोषणा की कि मीणे चौकीदारी करने को बाध्य नहीं है। और समिति ने यह भी घोषणा की कि जो चौकीदार मीणे हैं या मीणा जो जनजाति है वो चौकीदारी करने के लिए बाध्य नहीं है, उन्हें ज़बरदस्ती चौकीदारी करने के लिए नहीं कहा जाएगा। 10 अगस्त को राज्य सरकार ने मीणों से मांग स्वीकार कर ली और जिन मीणों ने पिछले 10 वर्षों में कोई अपराध नहीं किया था उन्हें एक पास दे दिया गया और सरकार ने ये बात स्वीकार कर ली कि मीणा खालसा इलाके में चौकीदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अर्थात मीणा चौकीदारी करें या नहीं करें, ये उनकी स्वेच्छा पर रह गया। अब धीरे धीरे मीणा सुधार समिति को सरकार के निर्णय से संतोष नहीं हुआ, तो 28 अक्टूबर को सरकार के रवैये पर विचार करने के लिए बागावास में मीणों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल ने भी भाग लिया। हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 16,000 मीणाओं की चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया। उसी समिति के दौरान 16,000 मीणाओं ने चौकीदारी से इस्तीफा दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चौकीदारी के एवज में दी गई कृषि भूमि को खालसा घोषित कर दिया गया। मीणों ने राज्य भर में मुक्ति दिवस मनाया और मीणा सुधार समिति ने आह्वान पर राज्य के मीणों ने 6 जून 1947 को जयपुर के विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें जयराम पेशा कानून का पुतला और कानून की प्रतियां जलाई गई। उसी दिन से मीणों ने पुलिस में हाजिरी देना बंद कर दिया। हजारों मीणों को जेल की यातनाएं भुगतनी पड़ी। पुलिस ने मीणों को हाजिरी देने के लिए बाध्य करने में सर्वथा असफल रही। इसी बीच वृद्ध राजस्थान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और जयराम पेशा कानून में सुधार करने में ढिलाई हो गई, क्योंकि जब वृद्ध राजस्थान की प्रक्रिया चल रही थी तो जयराम पेशा कानून में सुधार करने की जो प्रक्रिया थी वो शिथिल हो गई। 1949 में वृद्ध राजस्थान का निर्माण हुआ और जयपुर रियासत वृद्ध राजस्थान का अंग बन गई। मीणे लगातार प्रयत्न करते रहे, उसके बावजूद भी सन 1952 में जाकर राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जयराम पेशा कानून रद्द कर दिए गए। इस प्रकार 28 कौम पुनः बंधनों से मुक्त हो गई। इस प्रकार 28 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद मीणाओं को पुनः अपने जो मूलभूत अधिकार थे वो प्राप्त हुए और ये बहादुर मीणा कौम जो है पुनः अनेक बंधनों से मुक्त हो गई। आज ये राजस्थान की प्रगतिशील जातियों में है और मीणा जो पुश्तियों से चोरी करते आ रहे थे, डकैती करते थे, वो आज पढ़ लिख करके एक सभ्य समाज बन गया है। अनेकों लोग अच्छे अच्छे पदों पर यहाँ पर राजकीय सेवा में हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में हैं, तो विश्वविद्यालयों में जिम्मेदार पदों पर कार्यरत हैं। तो आज हमने मीणा
जनजाति के विषय में जाना। अगले वीडियो में हम राजस्थान के जयपुर राज्य की रियासत के राजाओं के विषय में जानेंगे। तो आज हमने चर्चा की मीणा जनजाति के विषय में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इस विषय में हमें मोटिवेशन देने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय